बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे अपना लॉ गेट सीरीज़ का जो सेकंड लेक्चर है उसको कंटिन्यू करेंगे और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के मज़ीद 4 सेक्शन जो हैं, जिसमें सेक्शन 47, सेक्शन 75, सेक्शन 104 और सेक्शन 96 को हम डिस्कस करेंगे। और आज का लेक्चर थोड़ा सा टेक्निकल होगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, क्योंकि एक आधा सेक्शन जो इसमें है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है, जिसमें सबसे पहले सेक्शन 47 आता है। सेक्शन 47 की हेडिंग क्या कहती है? सेक्शन 47 की हेडिंग कहती है क्वेश्चन टू बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री। एग्जीक्यूशन बेसिकली होती क्या है? एक जब कोर्ट फैसला करती है, जब डिक्री होती है बिटवीन द पार्टीज, उसमें डिक्री होल्डर होता है, एक जजमेंट डेटर होता है, उसकी आगे फर्दर कंप्लायंस करवाने के लिए, इस ऑर्डर के लिए एग्जीक्यूशन पिटीशन दायर की जाती है, जिसको एग्जीक्यूशन कहते हैं। अब मैं आपको सेक्शन के ऊपर लेके चलूंगा, सेक्शन को रीड करूंगा, उसकी लैंग्वेज को, और कोशिश करूंगा कि आप इस सेक्शन को कॉन्सेप्चुअली अच्छे तरीके से समझ लें। All question arising between the parties to the suit in which the decree was passed or their representative and relating to the execution, discharge or satisfaction of the decree shall be determined by the court executing the decree and not by a separate suit। ये सब सेक्शन 1 था इसका। जो जितने भी सवालात हैं और सवालात का ताल्लुक एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से है, डिस्चार्ज ऑफ डिक्री से है, सेटिस्फेक्शन ऑफ डिक्री से है, वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के अंदर ही डिसाइड होंगे। उनके लिए कोई सेपरेट सूट दायर करने की जरूरत नहीं है। और वो सवालात किसके माबैन होंगे? पार्टीज टू द सूट के माबैन होंगे, जो कि केस के अंदर पार्टीज थी एज अ प्लेंटिफ और डिफेंडेड, या उनके रिप्रेजेंटेटिव के दरमियान होंगे। रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, उसके लीगल एयर भी हो सकते हैं इन केस ऑफ डिसीज्ड, अगर वो डिसीज्ड हो गया है, या वो कोई मुख्तार मुकर्रर कर देता है सिविल केसेस के अंदर, उनके दरमियान होंगे। इसके लिए इन तमाम सवालात को डिटरमिन करने के लिए आपको सेपरेट सूट दायर करने की जरूरत नहीं है। सेटिस्फेक्शन से मुराद ये है कि एक डिक्री पास हो चुकी हुई है 10 लाख रुपए की जजमेंट लेटर के खिलाफ और इन फेवर ऑफ डिक्री होल्डर। अब वो उस डिक्री को सेटिस्फाइड करना है, उसने वो 10 लाख जो है उसको डिक्री होल्डर को दिलवाने हैं, तो ये सेटिस्फेक्शन ऑफ डिक्री में आ जाता है। ठीक हो गया। जब तक वो 10 लाख उसको नहीं मिलता तब तक डिक्री सेटिस्फाइड नहीं होती, और इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए ऑब्जेक्शन पिटीशन डालेगा, उसके लिए सेपरेट सूट दायर नहीं करेगा, और ऑब्जेक्शन पिटीशन सेक्शन 47 के हवाले से डलेगी। इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है जी? द कोर्ट में सब्जेक्ट टू एनी ऑब्जेक्शन एज टू लिमिटेशन और जुरिसडिक्शन ट्रीट अ प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन एज अ सूट और अ सूट एज अ प्रोसीडिंग एंड मे इफ नेसेसरी ऑर्डर अ पेमेंट ऑफ एनी एडिशनल कोर्ट फी। यानी कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को ऐसे कंसिडर किया जाएगा कि ये एक सूट है, इसको सूट की तरह लिया जाएगा, प्रोसीडिंग की तरह नहीं लिया जाएगा। और अगर प्रोसीडिंग है उसको सूट की तरह लिया जाएगा, और ये वाइस वर्सा ऐसे ही होगा। अगर वो प्रोसीडिंग है तो सूट की तरह, सूट है तो प्रोसीडिंग की तरह लिया जाएगा। और अगर कोर्ट कहे, कोर्ट को लगे कि इसमें कोर्ट फी भी एडिशनल दरकार है, तो एडिशनल कोर्ट फी भी कोर्ट इसमें मांग सकती है। फिर ऊपर सब्जेक्ट 2 का वर्ड से मुराद ये है कि उसके अंदर अगर ऑब्जेक्शन आ जाए आपका लिमिटेशन का, कि भाईजान ये जायदुल मियाद है, अब ये मेंटेनेबल नहीं है, या जुरिसडिक्शन का इशू आ जाए कि ये क्या कहते हैं आपकी दस्तरस में नहीं है, कोर्ट की दस्तरस में नहीं है, तो ये सवालात भी रेज किए जा सकते हैं। उसके बाद सबसेक्शन 3 में कहता है वेयर क्वेश्चन अराइज एज टू वेदर एनी पर्सन इज और इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टी, सच क्वेश्चन शैल फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन बी डिटरमिन्ड बाय सच कोर्ट। अगर ये क्वेश्चन रेज हो जाता है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये पार्टी का अपॉइंट करदा नहीं है, आप ये कोर्ट ने डिसाइड करना है कि ये इसका अपॉइंट करदा है या नहीं है, ये सवाल भी इसी प्रोसीडिंग के अंदर डिटरमिन होगा। इसके लिए कोई ज्यादा सूट करने की जरूरत नहीं है। बड़ा प्रिसाइज था, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिएगा वीडियो को। इन्हीं बातों के अंदर ये सेक्शन है जो मैंने आपको बताया, इनसे बाहर नहीं है। अब हम चलते हैं सेक्शन 75। थोड़ा इजी सेक्शन है और इतना सिर्फ पढ़ने से ताल्लुक रखता है, कोई इतना इसमें मुश्किल नहीं है। पावर टू इशू कमीशन, इसको सिर्फ रीड कर लीजिएगा एक दफा। सब्जेक्ट 2 मैं आपको बड़ी दफा बता चुका हूँ। सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक हो गया। कंडीशंस लगा दी जाए, लिमिटेशन प्रिस्क्राइब कर दी जाए। इनसे हटकर, अब इनसे हटकर जनरली क्या होगा? जनरली ये होगा द कोर्ट में इशू अ कमीशन टू एग्जामिन अ पर्सन, टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन, टू एग्जामिन और जस्ट टू मेक अ पार्टीशन। अब हमारे सीक्वेंस में जो सेकंड सेक्शन आता है वो सेक्शन 96 आता है, जो कि अपील का पहला सेक्शन है। तो इसको रीड कर लेते हैं और कॉन्सेप्चुअली इसको भी समझ लेते हैं जी।
अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, ये इसकी हेडिंग है। इसकी लैंग्वेज मैं इसका जर्नल रूल पे आऊंगा डायरेक्ट। इसका जो कंडीशन है जो मैं आपको बता चुका हूँ, से वेयर अदरवाइज एक्सप्रेशन कोड इन दिस कोड, ये कंडीशन होती है जिसको अमूमन तौर पे सेक्शन रीड करने के एंड पे करना चाहिए ताकि हम कंफ्यूज ना हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अंदर। अच्छा जी, इसकी लैंग्वेज है एन अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी डिक्री पास बाय एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। जो भी कोर्ट ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ट्राई कर रही है, अपनी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंदर केसेस को ट्राई कर रही है, उसके फैसले से, उसकी डिक्री से अपील लाई करेगी। किस पे? टू द कोर्ट ऑथोराइज टू हेयर अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट। सिविल क्लास फर्स्ट मैजिस्ट्रेट ने एक डिक्री पास की है, उसकी डिक्री के ऊपर जो ऑथराइज है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जो उसके ऊपर अपील सुनेगा, तो लिहाजा अपील उसको लाई करेगी। वेरी सिंपल। एन अपील में लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल डिक्री पास एक्स पार्टी, ठीक है। अब वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस ने उसमें डिक्री कर दी। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस वो होती है जो सबसे पहले केस की कोग्निजेंस लेती है, और इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ हमारे केसेस ऐसे होते हैं जिस तरह ऑर्डर 37 है, ऑर्डर 37 है जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, उसमें जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन आती है जब केस की कोग्निजेंस ली जाती है वो एडिशनल के पास ली जाती है, तो लिहाजा उसकी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस वो होगी। तो इसमें ये एक एक्सेप्शन मैंने आपको बताई थी। हम दोबारा इस पे आ जाते हैं, इसी पे जो हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें कहता है एन अपील में लाए फ्रॉम एन ओरिजिनल डिक्री पास एक्स पार्टी। जो एक्स पार्टी डिग्रीज होती है उसमें भी अपील लाई करती है। आगे सबसेक्शन 3 में एक बार हमें डिस्कस करके बताता है नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिक्री पास बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ पार्टी। जो कंसेंट डिग्री होती है उस पर कोई अपील नहीं लाई होती। बहुत सिंपल है, इसको मजीद एलैबोरेट करने की जरूरत भी नहीं है। कंसेंट डिग्री पे अपील लाई नहीं करती है। अब हम आ जाएंगे, इसका सेकंड पोर्शन है अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। उसके अंदर सबसे पहला सेक्शन है 104। अच्छा, जनरल रूल ये है कि जो डिक्री है डिक्री पे अपील लाई करती है, ऑर्डर्स पे अपील लाई नहीं करती। अब सेक्शन 104 और 105 जो हैं इसकी एक्सेप्शंस हैं। 104 में आपको वो ऑर्डर बताता है जिसपे अपील लाई करती है। ये भी बहुत सिंपल है और इसको आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन कौन सा ऐसा ऑर्डर है जिसपे अपील लाई करती है। आगे 105 जो है अदर ऑर्डर, वो थोड़ा वास्ट है पर वो हमारा सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो हम उस पर नहीं उसको पढ़ेंगे। सिर्फ 104 की हद तक इसको हम देख लेते हैं। ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाइज। An appeal shall lie from the following orders and save as otherwise expressly provided in the body of this code or by any other law for time being from no other orders। ठीक है, इनके अलावा किसी ऑर्डर पे अपील लाई नहीं करेगी जो सेक्शन 104 के मुताबिक है। उसमें कौन कौन से हैं जी? सेक्शन 47 है। सेक्शन 47 का डिक्री नहीं होती, ऑर्डर होती है, उसके ऑर्डर पे अपील लाई करेगी। एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 91, सेक्शन 92 रिफ्यूजिंग लीव टू इंस्टीट्यूट अ सूट, इस पे कोई ऑर्डर पास होता है तो अपील होगी। एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 95, सेक्शन 95 के तहत कोई ऑर्डर पास होता है वो उस पर भी अपील होगी। ठीक हो गया। एन ऑर्डर अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस कोड इम्पोजिंग अ फाइन और डायरेक्टिंग द अरेस्ट और डिटेंशन इन सच सिविल प्रिजन ऑफ एनी पर्सन एक्सेप्ट वेयर सच अरेस्ट और डिटेंशन इज एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में भी बंदों को अरेस्ट किया जाता है। उसके अलावा अगर अरेस्ट किया जाए, को अरेस्ट का कोई ऑर्डर पास हुआ है तो उस पर भी अपील लाई करेगी। यानी कि इसको मजीद पढ़ लीजिएगा। इसमें सिर्फ ये है कि जो ऑर्डर्स हैं उन पे अपील लाई करेगी। जनरल रूल मैंने आपको बताया कि डिक्री पे अपील लाई करती है, ऑर्डर्स पे अपील लाई नहीं करती, पर इसमें एक्सेप्शंस दी गई हैं कि जो ऑर्डर्स हैं उन पे भी अपील लाई करेगी। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर थोड़ा सा एक आधे सेक्शन के हवाले से टेक्निकल था, पर मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी बात को फॉलो अप किया होगा और आप इसको एक अच्छे तरीके से एग्जाम में अपेयर होके इसको सॉल्व करने के लिए रेडी होंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।